Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. Today I am going to start a new article that is conductors. मैंने मेरे पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि एक अलग लेक्चर में मैं आपको कंडक्टर पढ़ाऊंगा कि उनका बिहेवियर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर अगर कैविटी भी हो तो उसको कैसे डील करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, वो आप सुनेंगे बड़े ध्यान से और याद रखेंगे। पहला पॉइंट, इफ वी गिव एनी चार्ज टू कंडक्टिंग बॉडी, अगर हम किसी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देते हैं, इट विल स्प्रेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द गिवन बॉडी इंस्टेंटेनियसली। मतलब जैसे ही मैं चार्ज दूंगा किसी कंडक्टिंग सरफेस को तो वो चार्ज स्प्रेड हो जाता है उस कंडक्टिंग सरफेस पर इंस्टेंटेनियसली। नहीं लिखा हुआ है लेकिन तुम समझेंगे, इंस्टेंटेनियसली, बहुत तेजी से स्प्रेड हो जाता है अकॉर्डिंग टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टिंग सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग वो उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस बात का क्या मतलब है, ये दोनों मैंने ऑलमोस्ट सेम रेडियस के, दोनों सेम रेडियस के स्फीयर लिए। एक क्या है, स्फेरिकल बॉडी है, सॉलिड स्फीयर है ये, और एक क्या है, स्फेरिकल शेल। मैंने दोनों को सेम चार्ज दिया तो मैं ये पाता हूं कि इन दोनों पर यदि रेडियस सेम है तो ये चार्ज डेंसिटी सेम आएगी, क्योंकि ये स्फीयर है। हर एक पॉइंट, जैसे मैं एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, या एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, या एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, हर एक पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 1 2 3 4 5 6, सभी की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, आर आर। क्लियर। तो इन दोनों सरफेस पर चार्ज डेंसिटी सेम आएगी, क्योंकि लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा चार्ज का आउटर सरफेस पर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के अनुसार होगा। इस वाले कर्वेचर और इस वाले कर्वेचर की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इसलिए सेम डेंसिटी आएगी, क्योंकि ये जो चार्ज है ये स्प्रेड होगा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन सेम टाइप से होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि सिग्मा सेम आएगा, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम आएगी, पहली बात। दूसरी बात, ये शेल है, इसमें यहां अंदर भी मटेरियल, ये तो स्फीयर है तो इसमें यहां अंदर मटेरियल है, यहां इसमें कंडक्टिंग मटेरियल अंदर है, ये क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल, और यहां ये स्पेस है, एम्प्टी स्पेस। तो अगर मैं इसको चार्ज देता हूं और इसको चार्ज देता हूं, दोनों केस में ही चार्ज सिर्फ सरफेस पे आएगा, यहां अंदर वाले सरफेस पे चार्ज यहां नहीं जाएगा। अगर मैं इसको चार्ज देता हूं, यहां तो अंदर क्या है, सॉलिड है, अंदर भी क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है इसके अंदर। तो अगर मैं इसको भी चार्ज देता हूं तो वो चार्ज भी आउटर सरफेस पे ही आएगा। हमेशा कंडक्टर को दिया गया चार्ज आउटर सरफेस पे आता है, ये मैं आपको समझाने चाह रहा हूं। दूसरी बात, यहां से इसको जो चार्ज दिया गया है, इसको जो चार्ज दिया गया है, वो आउटर सरफेस पे ही आएगा। क्लियर। ऐसा नहीं है कि यहां अंदर इसमें क्या है, स्पेस है, ये सरफेस है तो इस पे भी चला जाएगा। ये मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखाऊंगा, आपको लिख देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अभी लिखूंगा मैं, पहले ये बात आपको समझा दूं। देखो, जो मैंने बोला कि सिग्मा इन दोनों में सेम आएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों की सेम है। अगर मैं रैंडम सरफेस ले लेता हूं, कंडक्टिंग रैंडम सरफेस, ये रैंडम कंडक्टिंग सरफेस है, इसको अगर मैं सेम चार्ज क्यू देता हूं तो बेटा वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं शो करेगा, क्योंकि यहां देखो, इस कर्वेचर की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 आएगी और इस कर्वेचर R1 आएगी, छोटी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां आएगी, बड़ी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां आएगी। तो जब आप इसको चार्ज दोगे तो आप ये पाओगे कि जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ी है वहां डेंसिटी आएगी छोटी, चार्ज दूर दूर होगा, बहुत ज्यादा दूर। और जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी है, मतलब शार्प टर्न है सरफेस में, देखो ये शार्प टर्न है, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी है, तो वहां डेंसिटी ज्यादा आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी वहां ज्यादा आएगी। देखो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, आई बात समझ में? क्लियर। तो यहां मैंने लिखा डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी है वहां बड़ा आएगा, और जहां बड़ी है वहां छोटा आएगा। तो सिग्मा को ऐसे लिखा जा सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेडियस। समझे क्या आएगा, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेडियस आएगा, ये आप देख रहे हो। इसको प्रूव किया जा सकता है कि ऐसा क्यों आता है। जो मैंने बोला कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ी तो चार्ज दूर दूर होगा, यानी सिग्मा छोटा होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी तो चार्ज करीब करीब होगा, यानी सिग्मा बड़ा होगा, यानी सिग्मा रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो मैं कैसे प्रूव करूंगा।
ऐसे प्रूव कर सकता हूं, ये एक कंडक्टिंग सरफेस है, तो दोनों पॉइंट पर, एक पॉइंट ये ले लेता हूं, एक पॉइंट ये ले लेता हूं, दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आना चाहिए, हाँ या ना? ये P मान लेता हूं, ये Q मान लेता हूं, दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आना चाहिए, समझे बच्चों? क्योंकि ये कंडक्टिंग सरफेस है, दोनों पॉइंट एक कंडक्टिंग सरफेस से जुड़े हुए हैं, तो पोटेंशियल सेम आना चाहिए। मैं लिखूंगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P शुड बी पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q। अब पॉइंट P का पोटेंशियल अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये सिग्मा वाला केस होगा, स्फेरिकल शेप है ये, स्फेरिकल शेप, तो मैं लिखूंगा पॉइंट P का पोटेंशियल के Q यानी सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर बराबर इधर के सिग्मा एट पॉइंट P, सिग्मा एट पॉइंट Q 4 पाई आर एट पॉइंट P, आर एट पॉइंट Q का स्क्वायर अपॉन आर पी इधर आएगा, आर क्यू इधर आएगा, के 4 पाई कॉन्स्टेंट, आर पी से स्क्वायर, आर क्यू से ये स्क्वायर, क्या आया? आएगा मेरे पास सिग्मा पी आर पी इज इक्वल टू सिग्मा क्यू आर क्यू। इसका मतलब सिग्मा प्रोपोर्शनल इनवर्सली आर के होगा, ऐसे प्रूव किया जा सकता है, समझे? इसका मतलब आप ये समझेंगे कि जहां सरफेस में शार्प मोड होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी आएगी, वहां हमेशा आप सिग्मा छोटा शो करोगे, सिग्मा छोटा आएगा, वहां डेंसिटी नहीं बड़ा आएगा, सिग्मा बड़ा आएगा। जहां शार्प चेंजेस हैं, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, वहां सिग्मा बड़ा आएगा, समझे? वहां चार्ज डेंसिटी बड़ी आएगी। क्लियर? तो ये एक पॉइंट यहां से समझ में आता है। इसके बेसिस पे आपने एक हिंदी में बोलते हैं उसको तड़ित चालक, एक मतलब रियलिटी में लोग यूज करते हैं जब बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग्स में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली बिल्डिंग होती है, जैसे अगर राष्ट्रपति भवन की बात किया जाए, समझिए ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली बिल्डिंग है। तो इस टाइप की बिल्डिंग में, जैसे व्हाइट हाउस की अगर बात करें, जो यूएसए का प्रेसिडेंट जहाँ बैठता है, व्हाइट हाउस, इस टाइप की जो बिल्डिंग होती है, उनके सेंटर में एक पॉल लगाया जाता है, कंडक्टिंग पॉल, और वो कंडक्टिंग पॉल कुछ इस प्रकार से, जैसे ये घर है किसी का, ठीक है, ताजमहल ही ले लेते हैं, तो सेंटर में यहां एक पोल लगाया जाता है जो ऊपर से बहुत ही ज्यादा शार्प रखा जाता है। यहां से शार्प इसलिए रखा जाता है कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा छोटी हो जाए, समझे? जिससे कि यदि बाहर कोई भी चार्ज घूम रहा हो, या जब लाइटनिंग होती है, मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है, लाइटनिंग होती है, तो अगर लाइटनिंग होती है तो वो इस टिप की ओर अट्रैक्ट हो, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा सिग्मा होगा। अगर लाइटनिंग पॉजिटिव चार्ज की हो रही है और ये मैंने अर्थ से मिला हुआ है, क्लियर, ये अर्थ से मिला हुआ है, तो अर्थ बहुत तेजी से निगेटिव चार्ज इसके पास लेके आएगा, क्योंकि इस पॉइंट के पास एकदम से पॉजिटिव चार्ज आएगा, अट्रैक्शन होगा। समझ में आई बात? क्लियर? इस पॉइंट की ओर, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा बड़ा सिग्मा होगा अपोजिट चार्ज का, इसलिए जो भी लाइट आएगी इस रीजन पे, इस घर पे गिरने वाली जो लाइट आएगी, वो घर पे ना गिर के इसमें से एंटर होते हुए अर्थ में चली जाएगी, किसमें से? इस टिप के थ्रू। समझ में आई बात? तो यहां लोग यूज करते हैं, इसको बहुत ज्यादा शार्प रखते हैं, यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो अर्थ उस पॉइंट पर बहुत तेजी से निगेटिव चार्ज को बुला लेता है, और अगर ऊपर से निगेटिव चार्ज आ रहा है तो उस टिप पर अर्थ बहुत तेजी से पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे कि दोनों चार्ज मिलके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। समझे? तो अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या आएगा? दूसरा पॉइंट ये आएगा, देयर विल बी नो चार्ज inside, there will be no charge inside the cavity of the conducting body. If you are giving any charge to the conducting surface, then there will be no portion of given charge inside the cavity. ये मुझे बोलना चाहिए, if, जो मैंने अभी यहां समझाया था आपको वो लिख देता हूं, if we are giving
any charge to the conducting body having cavity, then there will be no portion of charge, there will be no portion of charge inside the cavity of given charge. There will be no portion of the charge inside the cavity of given charge. ये लिखने की जरूरत नहीं, 2 बार आ गया, इनफ है। मतलब कैविटी में दिए गए चार्ज का कोई भी पोर्शन नहीं जाएगा, समझे? मतलब मान लेते हैं मेरे पास ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है और इसमें यहां कैविटी है, ये कैविटी है, ये मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग रैंडम सरफेस बॉडी, ये कौन है? कैविटी, एम्प्टी स्पेस है। अगर मैं इसको क्यू चार्ज देता हूं तो मैंने जो आपको समझाया वो ये है कि यहां तो कैविटी देखो, ये शार्प कॉर्नर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा, समझे? तो यहाँ दूर दूर है चार्ज, यहाँ बहुत ज़्यादा करीब चार्ज है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा करीब चार्ज है। यहाँ कोई चार्ज मैंने नहीं दिया, दर्शाया नहीं है। बताओ कोई डिस्ट्रीब्यूशन दर्शाया मैंने? नहीं। जो भी मैं चार्ज दे रहा हूँ वो सिर्फ आउटर सरफेस पे जाएगा। Q विल बी ऑन द आउटर सरफेस ओनली। तीसरा पॉइंट क्या होगा? आप लिखेंगे, देखो दूसरा फिगर मुझे फिर बताना पड़ेगा। ये मैं एक फिगर बना देता हूं, ये एक कैविटी है यहां, इसके अंदर अगर यहां मैं कोई चार्ज रखता हूं Q, इसके सराउंडिंग में कोई चार्ज रखता हूं Q, ठीक है, तो ये Q क्या करेगा? यहां चार्ज निगेटिव बुला लेगा, ये पहले न्यूट्रल था तो अभी भी न्यूट्रल ही रहेगा, निगेटिव पास आ जाएगा, पॉजिटिव पीछे चला जाएगा, समझे? मतलब पहले ये एक न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी थी विद कैविटी, एक कंडक्टिंग रैंडम सरफेस बॉडी थी विद कैविटी और न्यूट्रल थी। फिर मैं इसके पास एक चार्ज लेके आया Q, पॉजिटिव चार्ज Q लेके आया मैं, इसकी सराउंडिंग में मैंने रखा, तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ क्या आएगा? निगेटिव, और इसके पीछे पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पहले न्यूट्रल थी ये तो अभी भी न्यूट्रल रहेगी, जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही निगेटिव आएगा। इंडक्शन, इंड्यूस चार्ज जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव आएगा। अब यदि मैं इस चार्ज को चलाता हूं ऊपर नीचे दाएं बाएं बाहर, तो आप ये पाएंगे कि ये निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करेगा। अगर आप ये चार्ज यहां लेके आ जाओगे तो निगेटिव चार्ज यहां ज्यादा आ जाएगा, इसको यहां लेके जाओगे तो निगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा। मतलब आउटर, ये पॉजिटिव भी मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज भी मूव करेगा। मतलब कुल मिला के यदि आप बाहर सराउंडिंग में कोई चार्ज मूव करते हो तो आउटर सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करेगा, आउटर सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करेगा, लेकिन इस चार्ज का कोई भी इफेक्ट कैविटी में नहीं जाएगा। ना तो कोई चार्ज आपका आउटर, ये जो इनर सरफेस है कैविटी का, कैविटी के अंदर कोई भी आपको चार्ज इंडक्शन दिखाई नहीं देगा। अगर आप इस चार्ज को इनफाइनाइट से इसके करीब लेके आते हो, पहले ये क्या था न्यूट्रल, तो इंडक्शन होगा आउटर सरफेस पे ओनली।
कैविटी के अंदर कोई इंडक्शन नहीं होगा। आई बात समझ में? कैविटी में इंड्यूस ही नहीं होगा चार्ज, तो इसको चलाने पर डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आए उसकी तो बात ही नहीं आएगी। कैविटी के अंदर चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ है, तो चार्ज अगर इंड्यूस नहीं हुआ तो वो चेंज भी नहीं होगा, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज भी नहीं होगा। इंड्यूस कहाँ हुआ है? चार्ज बाहर। तो जब इसको चलाओगे तो बाहर का चार्ज इंडक्शन जो हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। तो मुझे लिखना चाहिए इफ वी विल मूव एनी चार्ज इन सराउंडिंग ऑफ any conducting surface, then the outer surface charge distribution of the conductor will gets changed। समझे? वो चेंज हो जाएगा आउटर सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बट देयर विल बी नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द कैविटी, देयर विल बी नो चार्ज इंडक्शन इनसाइड द कैविटी। क्लियर? ये शब्द आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, नोट करेंगे। मैंने नहीं लिखा यहाँ क्योंकि लिखने में समय व्यतीत होगा। समझे? मैं दोबारा फिर आपको समझा देता हूं कि अगर कोई चार्ज इस सरफेस के पास लाया जाता है, कंडक्टिंग सरफेस है ये, पहले न्यूट्रल था, तो करीब कौन आएगा? निगेटिव। दूर कौन जाएगा? पॉजिटिव। समझे? जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव। अब यदि उसको चलाते हो आप बाहर, तो ये जो निगेटिव है ये मूव करेगा, चेंज होगा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिधर आप चार्ज लेके जा रहे हो उधर निगेटिव जाएगा, अपोजिट में पॉजिटिव आ जाएगा। यहां लेके जाओगे आप निगेटिव चार्ज तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा, यहां निगेटिव आ जाएगा। आप यहां पॉजिटिव चार्ज लेके जाओगे तो यहां निगेटिव आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा। आउटर सरफेस चार्ज इंड्यूस होगा और वो अल्टर करेगा यदि आप बाहर वाले चार्ज को मूव करोगे। कैविटी में बाहर वाले चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, ना चार्ज इंडक्शन होगा और ना ही वो चेंज करेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इस बात को अच्छे से समझेंगे। नाउ वी विल डिस्कस फोर्थ पॉइंट, दैट इज इफ वी विल पुट अ चार्ज प्लस क्यू इनसाइड अ न्यूट्रल रैंडम surface conducting material having cavity, then this charge will be induced on the outer surface of the conducting random surface। देखो क्या बोला मैंने, यदि कोई रैंडम सरफेस जिस पर कोई चार्ज नहीं है इनिशियली, यहां आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, उसमें कैविटी है, यदि कैविटी के अंदर आप प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं तो क्या होगा? कैविटी के इनर सरफेस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, क्योंकि ये स्फेरिकल कैविटी है। तो जब आप ये चार्ज यहां सेंटर पे रखोगे तो ये नेगेटिव इंड्यूस चार्ज यूनिफॉर्म डेंसिटी का आएगा। अब ये चार्ज कहां से आया? इस कंडक्टर में से बाहर आया, ये जो कंडक्टर था इसकी बॉडी में से बाहर आया, इस वजह से, क्योंकि ये तो पहले न्यूट्रल था, पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाएगा। यही मैंने बोला, इफ वी विल पुट अ प्लस क्यू चार्ज एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म cavity, uniform spherical cavity, then we will see this charge plus q will come through induction on the outer surface of the given conducting surface। जो दिया गया कंडक्टिंग सरफेस है उस पर ये बाहर वाले सरफेस पर आ जाएगा, समझे? और ये डिस्ट्रीब्यूशन बाहर वाले सरफेस एरिया के रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करेगा। ये जो चार्ज बाहर आया ना, इसका अमाउंट क्यू ही होगा, जितना सेंटर पे आपने चार्ज रखा वही अमाउंट होगा एग्जैक्ट, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इस कर्वेचर के अनुसार होगा, और अंदर वाला डिस्ट्रीब्यूशन अंदर की कर्वेचर के अनुसार होगा, वो निगेटिव चार्ज आएगा। अंदर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि रेडियस सेम है हर एक पॉइंट पर, स्फेरिकल है, उसकी रेडियस आपको पता है, मान लेते हैं आर है, समझे? तो ये चीज आप याद रखेंगे। यदि, अब ध्यान से सुनो, मैंने अभी जो बोला उसको और अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, यदि आप इस क्यू चार्ज को अंदर घुमाते हो, सेंटर से हटा के कहीं भी लेके जाते हो रैंडम किसी लोकेशन पर, तो आप ये पाएंगे कि ये जो निगेटिव चार्ज है इसका टोटल अमाउंट तो क्यू ही रहेगा, इस निगेटिव इंड्यूस चार्ज का अमाउंट तो क्यू ही रहेगा, समझे? लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता जाएगा। अगर आप ये यहां से हटा के यहां लेके आते हो तो यहां डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहां डेंसिटी कम हो जाएगी,
इधर लेके आते हो तो यहाँ डेंसिटी बढ़ जाएगी, इधर डेंसिटी कम हो जाएगी। अमाउंट इस निगेटिव चार्ज का, इंड्यूस्ड निगेटिव चार्ज का सेम रहेगा। आई बात समझ में? क्लियर? दूसरी बात, जब आप इसको यहां मूव करोगे इसके अंदर, तो आप ये पाओगे कि बाहर वाले चार्ज में कोई डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज नहीं आएगा। बाहर वाला चार्ज स्टैटिक रहेगा, उसमें कोई भी मोशन नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ये चार्ज यहां लेके आ गए तो यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा। समझे? क्लियर? एक बार ये चार्ज इंड्यूस हो जाए, बाहर वाले सरफेस पे आ जाए, ये बाहर वाले सरफेस पे चार्ज आने का रीजन डेफिनेटली इसका यहां उपस्थित होना है। प्लस क्यू चार्ज अगर यहां प्रेजेंट है सेंटर पे या अंदर कहीं भी, तो बाहर प्लस क्यू चार्ज आएगा ड्यू टू इंडक्शन। अब इसके बाद इंड्यूस्ड हो जाने के बाद, आउटर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाने के बाद, यदि आप इस चार्ज को अंदर मूव करते हो तो बाहर वाले चार्ज में कोई मोशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज नहीं आएगा। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं यहां लिख देता हूं। इफ वी पुट a plus q charge inside uniform cavity, then inside uniform cavity of a conducting body, then there will be negative q uniformly induced charge on the wall of cavity, and there will be plus q charge on the outer surface of the given body distributed according to the radius of curvature। ये चार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर के अनुसार यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, इफ वी मूव प्लस क्यू चार्ज इनसाइड कैविटी, then the charge distribution inside the cavity, if we move plus q charge inside cavity, then the charge distribution inside the cavity will get changed but on the outer surface charge distribution there will be no change in charge distribution on the outer surface। आउटर सरफेस पर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज नहीं आएगा।
यदि आप अंदर वाले चार्ज को मूव कर सकते हो तो अंदर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आएगा, बाहर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा। आप ये बात ध्यान रखेंगे, समझे? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कुल मिला के आपको ये पता चल चुका है कि एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने के बाद आप अंदर कुछ भी करें उसका इफेक्ट बाहर नहीं आएगा, उसका कोई भी इफेक्ट बाहर नहीं आएगा। क्लियर? आप इसको मूव करते हो तो ये नहीं कि ये चेंज होगा। समझ में आई बात? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी बाहर, वो इस आउटर सरफेस के चार्ज की वजह से होंगी, इनर सरफेस के चार्ज की वजह से बाहर आउटर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। समझे क्या बोला मैंने? यहां अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, ये 0.6 वाला पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं आपको, 0.6 में जो पॉइंट लिखाने जा रहा हूं वो क्या है, क्योंकि या तो फिगर दोबारा बनाऊं, 0.6 का फिगर यही है। इसी फिगर में मैं आपको समझा देता हूं। देखो, ये हटा देता हूं यहां से, 0.6 में भी सेम फिगर है, तो 0.6 क्या है समझेंगे आप लोग। पॉइंट 6, यदि यहां मैं एक चार्ज रखता हूं कोई भी कैपिटल Q, तो कैपिटल Q पर इस सिस्टम की वजह से फोर्स बताओ, ये पूछ लिया जाएगा आपको कि कैपिटल Q पर नेट लगने वाला फोर्स बताओ। कैपिटल Q पर नेट लगने वाला फोर्स किस प्रकार से आएगा? आप कहोगे कि हर एक उस चार्ज की वजह से आएगा जो इसके सराउंडिंग में है। अब इसके सराउंडिंग में एक तो ये चार्ज है, एक ये निगेटिव चार्ज है और एक ये पॉजिटिव चार्ज है, हाँ या ना? एक बच्चा इसको ऐसे देखेगा कि इस पर चार्ज 3 टाइप के, इस चार्ज पर फोर्स 3 टाइप के चार्ज लगाएंगे। एक तो ये चार्ज लगाएगा, एक ये लगाएगा और एक ये लगाएगा। अब अगर मैं इन दोनों का एडिशन करता हूं कि इस वाले निगेटिव प्लस इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पे इफेक्ट कैलकुलेट करो, वो आएगा 0, क्योंकि ये क्या है, एक स्फेरिकल शेल टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है निगेटिव, और ये पॉइंट इससे बाहर है, तो आप ये निगेटिव चार्ज यहां रखा हुआ मान सकते हो। तो जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, ये मैंने आपको बताया था कि ये अमाउंट कितना होता है, -Q ही होता है टोटल। तो यहां इन दोनों का एडिशन में कहां मान सकता हूं, सेंटर में रखा हुआ है दोनों चार्ज, और दोनों को जोड़ोगे तो 0 चार्ज रखा हुआ है। इसका मतलब पॉइंट Q पर जितना निगेटिव की वजह से फोर्स आएगा उतना ही पॉजिटिव की वजह से फोर्स आएगा। निगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव और पॉजिटिव की वजह से रिपल्सिव, और वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब नेट फोर्स 0 आएगा इसकी और इसकी वजह से। तो अगर आप टोटल की वजह से बोलते हो, पूरे अरेंजमेंट की वजह से फोर्स बोलते हो, तो सिर्फ फोर्स किसकी वजह से बचेगा? फोर्स आउटर सरफेस चार्ज, इसकी वजह से फोर्स आएगा सिर्फ, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव तो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। तो नेट फोर्स जो आएगा वो किसके वजह आएगा? जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आउटर चार्ज की वजह से आएगा, और वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं। आई बात समझ में? अगर आपको कोई कहता है कि +Q की वजह से आप बोल सकते हो KQ/R, निगेटिव की वजह से आप बोल सकते हो KQ/R, लेकिन आउटर शेल की वजह से कितना फोर्स इस पे आएगा वो आप कमेंट नहीं कर सकते हो। तो आप सिर्फ इतना बोल सकते हो कि इस Q चार्ज पर जो पूरे अरेंजमेंट की वजह से फोर्स आएगा ना, वो एक्चुअल में सिर्फ आउटर की वजह से फोर्स आएगा, इनर की वजह से तो कोई फोर्स नहीं आएगा। आई बात समझ में? अब इस +Q पर चार्ज नेट कितना आएगा, इस +Q पर नेट चार्ज कितना आएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस +Q पर नेट चार्ज कितना, नेट फोर्स कितना आएगा इस +Q पर। आप बोलोगे कि इस +Q पर नेट फोर्स सब की वजह से आएगा जो इसके सराउंडिंग में है, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। अगर आप ये इसके सराउंडिंग में रखते हो तो यहाँ इसकी वजह से निगेटिव भी आएगा और यहाँ पॉजिटिव भी आएगा, क्योंकि ये अपना इंडक्शन भी तो दर्शाएगा यहाँ। समझे? अब मैं इस पॉइंट पे बात बोलूंगा। छठा पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं। छठा पॉइंट ये है कि इस अरेंजमेंट के आउटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, मतलब बाहर जो फोर्स होगा किसी चार्ज पर, वो जस्ट बिकॉज ऑफ आउटर
जो आउटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन द सराउंडिंग will be just because of outer surface charge distribution. Electric field lines in the surrounding of above arrangement will be just because of outer surface charge distribution. समझे ना, इस अरेंजमेंट के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आउटर सरफेस के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आएगी, क्योंकि ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी रैंडम आएंगी। ऐसा नहीं कि रेडियली आउटवर्ड आएंगी, रैंडम आएंगे, बाहर की ओर ही आएंगी लेकिन रैंडमली आएंगे। समझे, ये आप यहां समझेंगे। 7th पॉइंट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं।